मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम है। आज सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजन होना है। सीए सदस्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन होना है। दोपहर 1:15 से लेकर 2:30 बजे तक कृषि विभाग फर्टिलाइजर संबंधी बैठक होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर मैराथन बैठकें होंगी। लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर आज चलने वाला है। अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक होगी। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं, 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह जी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक के बाद एक मैराथन बैठकें लेने वाले हैं। कितने बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा? कौन कौन सी बैठकें, किन किन विभागों की बैठक आज मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं? देखिए पूनम, सबसे पहले आज 11 बजे से 12 बजे सीए सदस्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार का शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सीए मौजूद रहेंगे। तमाम सीईओ के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवाद रहेगा, उनका उद्बोधन रहेगा। आज के समय में बदलती हुई परिस्थितियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह लगातार हर क्षेत्र में रोल बढ़ता हुआ जा रहा है, सीए के क्षेत्र में किस तरह की भूमिका अदा करेगा, इस विषय को लेकर कार्यक्रम है जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा का उद्बोधन रहेगा। इसके साथ आपने जो बैठक का जिक्र किया है पूनम, तो 2 बड़ी बैठकें आज होने वाली हैं और दोनों ही बैठकें मुख्यमंत्री आवास पर रहेंगी। 1:15 बजे से करीब 2:30 बजे तक कृषि विभाग फर्टिलाइजर संबंधी बैठक रहेगी, क्योंकि हाल ही में कहीं इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई थी कि खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है कई किसानों को, और इसके साथ ही फसल को लेकर चाहे वो बीज हो, खाद हो, समय पर उपलब्ध हो, किसानों को मिल सके, इस पर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है और कृषि से जुड़े तमाम विषयों को लेकर बैठक होने जा रही है। इसके बाद दूसरी अहम बैठक होगी पूनम 3 से 5 बजे तक। ये मैराथन मीटिंग है। इसमें पर्यटन, कला, संस्कृति विभाग से जुड़े हुए तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। लगातार एक प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान को कैसे पर्यटन के क्षेत्र में सरमूर किया जाए और लगातार बढ़ती हुई पर्यटकों की संख्या और पर्यटक यहाँ से आए तो अच्छी यादों के साथ आए, लिहाजा कुछ कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। और चूंकि एक मकसद ये भी है कि राजस्थान के तमाम जिलों में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं, कई ऐसी इमारतें हैं, हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको किस तरह पर्यटन के पटल पर लाया जाए, इसको लेकर लगातार एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में भी चर्चा होगी। और साथ ही इसी बैठक में जो वित्तीय विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणा, उनको चर्चा होगी। 2025-26 कैटेगरी सी की लंबित घोषणाओं के साथ साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने इन विभागों को लेकर इन दिनों जो दिशा निर्देश दिए थे इससे पहले पूर्व की बैठकों में, उसकी जमीनी स्थिति क्या है, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। जी पूनम। जी, शुक्रिया आपका लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार जो है मैराथन बैठकों का दौर चलने वाला है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार बैठकें लेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। 23 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, तो इसके बाद 3 बजे मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। पंचायत और निकाय चुनाव से संबंधित मसलों पर बैठक में चर्चा संभव है। पंचायत और निकाय चुनाव से संबंधित मसलों पर चर्चा संभव है। 23 अगस्त यानी कि कल भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। पहले कैबिनेट की बैठक और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक भी रखी गई है। तो दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। इसके बाद 3 बजे मंत्री परिषद की बैठक भी आयोजित की गई है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर लगातार जो है, पहले भी हमने देखा कि किस तरीके का तस्वीरें नजर आई हैं, माहौल गहमा गहमी का रहा, और अब जो है चर्चा निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में संभव है। पंचायत और निकाय चुनाव से संबंधित मसलों पर चर्चा यहां पर की जाएगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह जी, देखिए 23 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक होनी है। पहले कैबिनेट की बैठक, उसके बाद मंत्री परिषद की भी बैठक रखी गई है।
देखिए पूनम, बिल्कुल ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि कल जो होने वाली कैबिनेट की बैठक 2 बजे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, इसके तत्काल बाद 3 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये बैठक इस समय जो हो रही है तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है पूनम, क्योंकि अभी पंचायत राज का मामला चल रहा है और पंचायत राज मामले को लेकर एक और जहां कोर्ट ने कहा है कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराइए, और वहीं आपने देखा होगा चुनाव आयोग भी अपनी एक अलग राय दे रहा है। ऐसे में हालात ये बनते हुए नजर आ रहे हैं कि निर्वाचन आयोग और सरकार आमने सामने नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अब ये जो वन स्टेट वन इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो व्यवहारिक नहीं नजर आ रहा है। दूसरी ओर सरकार का पूरा प्रयास है कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो वन स्टेट वन इलेक्शन की भावना के अनुरूप हों। आपने देखा होगा उससे 2 दिन पहले जब हम यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा से हम मिले थे तो उन्होंने भी मीडिया के सामने ये बात कही थी कि हमने पूरी तैयारी है और दिसंबर में पंचायत के चुनाव करा दिए जाएंगे। उससे पहले तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी कर ली जाएंगी, परिसीमन का काम कर लिया जाएगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि 50 ऐसे हैं जो जिनका कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है और 1 का फरवरी में पूरा हो रहा है। ये एक बाधा के रूप में, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए इसकी विधिक राय ली जा रही है। लेकिन वहीं निर्वाचन आयोग को ये महत्वपूर्ण बयान कि हम जल्द से जल्द चुनाव करा रहे हैं, हमने पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। ऐसे में कोर्ट का भी फैसला इस पर आना है, तो इन तमाम विषयों को देखते हुए कैबिनेट की मीटिंग इस लिहाज से बहुत अहम रहेगी। हालांकि कई जनहित के मुद्दों पर भी इस मीटिंग में मोहर लगेगी। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में एक और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द्वारका सेक्टर 7 में स्कूल को बम की धमकी मिली है। द्वारका के मैक्सपॉट स्कूल को धमकी दी गई है। स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी है। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही द्वारका सेक्टर से ये मामला सामने आया था, जहां पर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। अब द्वारका सेक्टर 7 से ये मामला सामने आया, जहां पर स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी है। हालांकि देखिए, पुलिस प्रशासन जो है और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। एहतियातन जो है पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लगातार अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो अभी पिछले कई दिनों में लगातार एक के बाद एक मामले सामने आए हैं, जब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई हैं। एक बार फिर ये मामला सामने आया है द्वारका सेक्टर 7 में। द्वारका के मैक्सफोर्ट स्कूल को धमकी दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का चुरू दौरा। रास्ते में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर आवास पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफा पहनाकर जूली का स्वागत किया। सीकर से डोटासरा और जूली साथ में चुरू के लिए रवाना होंगे। पूर्व विधायक कृष्णा पुनिया के देवर सतीश पुनिया के निधन पर शोक बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए तस्वीरें, गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहले मुलाकात हुई और अब यहां से रवाना होंगे चुरू के लिए। वहां पर शोक बैठक में शामिल होने के लिए दोनों ही नेता जो हैं एक साथ रवाना होंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा के सीकर आवास पर पहुंचे हैं टीकाराम जूली। डोटासरा ने साफा पहनाकर जूली का स्वागत किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान प्रसारण निगम लिमिटेड से खबर आपको बता रहे हैं। आरवीपीएन ने 115 इंजीनियरों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति को मंजूरी दे दी है। आरवीपीएन के प्रबंध निदेशक की मंजूरी के बाद लागू हुआ है आदेश, और इस आदेश के तहत इंजीनियरों को नाम के सामने लिखी तारीख से मिलेगा एमएससीपी का लाभ। देखिए, आदेश के तहत इंजीनियरों को नाम के सामने जो है एमएससीपी का लाभ यहाँ पर मिलेगा। तारीख से ये लाभ दिया जाएगा, एमएससीपी का लाभ। इंजीनियरों को नाम के सामने लिखी तारीख से ही अब इसका लाभ दिया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। धौलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव कक्ष का खुला है ताला, उम्मीदवारों को मिली है एंट्री। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वर्षा मीणा, एसडीओ राजा खेड़ा,
तहसीलदार दीप्ति देव, नायब तहसीलदार टिकेंद्र सिंह समेत पुलिस जाब्ता मौजूद रहा है। 488 वोटों में से 252 वोट भाजपा उम्मीदवार को मिले हैं और 3 वोट नोटा पड़ गए हैं। 233 कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में पार्षद पद के उपचुनाव के लिए आज कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती की गई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी राजू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के जीशान खान को 19 मतों से शिकस्त देकर जीत हासिल की। गुरुवार को संपन्न हुई मतदान प्रक्रिया में वार्ड के कुल 695 मतदाताओं में से 488 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतगणना भाजपा उम्मीदवार राजू को 252 और कांग्रेस के जीशान खान को 233 मत मिले हैं, तो वहीं 3 मतदाताओं ने नोटा को पसंद किया। मतगणना के बाद भाजपा समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। मतगणना के बाद रिटर्न अधिकारी राजाखेड़ा वर्षा मीना ने विजयी उम्मीदवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया। और अब खबर अजमेर से। कायड़ कॉलोनी में मेडिकल और किराना स्टोर में भीषण आग लग गई। सूचना पर कायड़ माइंस की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। मेडिकल और किराना स्टोर का पूरा सामान जलकर खाक हुआ है। वहीं हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात रही। देखिए, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। मेरा नाम मुकेश कुमार मीणा है। मेरे साथ में हमारे सेफ्टी ऑफिसर गोवर्धन सदर है। जैसे मैंने तुरंत प्रभाव से हमारी सूचना मिली कि कैड गांव में स्थित अमित मेडिकल स्टोर में आग लगी है और आग बढ़ी है, तो तुरंत प्रभाव जैसे सूचना की बिना देरी किए मैं जल्दी गाड़ी लेके पहुंचा और हमारी टीम साथ पहुंची। हमारे शॉप ऑफिसर ने जैसे निर्देश दिया उसके अनुसार मैंने तुरंत प्रभाव से पूरी गाड़ी को बैक फुट पर लगा करके पूरा तीनों दुकानों को मैंने कवर किया। मैंने 4 गाड़ी पानी फेंका उसके गाड़ी के ऊपर, उसके आग के ऊपर, और जल्दी से कवर किया। उसके बाद में जो 2 दमकल हमारे नगर निगम से बाड़मेर जैसलमेर से 4 बार सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल सोनाराम चौधरी का उनके पैतृक गांव मोहनगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी पार्थिव देह जैसलमेर पहुंचते ही मोहनगढ़ स्थित निवास पर रखी गई, जहां बड़ी संख्या में आमजन, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। आज 11 बजे मोहनगढ़ हाउस से उनकी शव यात्रा निकलेगी, जिसमें राजनीति, प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र की कई हस्तियां शामिल होंगी। आपको बता दें कि कर्नल सोनाराम चौधरी का जीवन देशभक्ति और जनसेवा की मिसाल रहा है। अलवर के सबसे बड़े राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में देर रात 3:30 बजे अचानक से बिजली गुल हो जाने पर भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली गुल हो जाने पर मरीज अस्पताल से बाहर आ गए और ऐसे में जिला अस्पताल प्रशासन और बिजली निगम की लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि जिस बिजली ट्रांसफार्मर से अस्पताल में बिजली सप्लाई हो रही है उसमें फॉल्ट हो गया, जिसके चलते बिजली गुल हो गई। करीब 1.5 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे मरीजों को परेशानी हो गई। अस्पताल पीएमओ सुनील चौहान ने बिजली निगम अधिकारियों को फोन किया और उसके बाद टीम मौके पर पहुंची और फॉल्ट को सही किया गया। इसके बाद सुबह 5 बजे लाइट आई। सबसे बड़ा सवाल है कि आईसीयू में क्रिटिकल मरीज वेंटिलेटर पर भर्ती हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और ऐसे में उनकी जान भी जा सकती थी। वो सनी है, मैं अलवर का ही निवासी हूँ और एक्चुअली क्या मेरा फादर एडमिट है, उनका कल का ओटी है, ऑपरेशन है अपेंडिक्स का। तो अभी ये यहाँ पे लगभग 3:30 के आसपास का लाइट गई हुआ है और लाइट अभी तक आई नहीं है। जैसे कि अभी मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है, एक तो काफ़ी सीरियस कंडीशन में भी मरीज हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी देर हो गई है। कोई देखता हूँ कहता हूँ तो कोई है नहीं वहाँ पर कहने के लिए, सुनने के लिए कोई था ही नहीं। बोला भी है और एक ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो गया। अच्छा, कब हुआ था ये? 4 बज रहा है, 3:30-4 बज रहा है। अच्छा, तो क्या पूरे हॉस्पिटल की लाइट चलेगी? क्या हुआ? पूरी लाइट जाएगी, डोर पड़ेगी, फॉल्ट होगा। अच्छा, किस चीज़ में फॉल्ट हुआ ये?
ट्रांसफार्मर फाल्ट तो कुछ भी हो सकता है, चेक करूँ भीतर जाके, अब आगे लाइट आएगी जब चेक करूँगा। तो अभी लाइट नहीं है, मतलब जनरेटर चल रहा है अभी तो, जनरेटर चला रखा है। हाँ। तो अभी चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत करौली बाग के पास टाटा 407 वाहन की टक्कर से बाइक सवार चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों अलवर से बाइक से अपने गांव लौट रहे थे कि तभी करौली बाग के समीप तेज रफ्तार टाटा 407 ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई, जहां पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। इस हादसे से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। और क्या मामला हुआ ये सर करौली बाग पे एक्सीडेंट हुआ है और ये घर मतलब अलवर से मोटर समरसिबल मोटर लेके घर जा रहे थे मोटरसाइकिल पे। कौन कौन थे? एक जुबैर खान था और दूसरा निसार उसका भतीजा। अच्छा, तो ये अलवर से जा रहे थे? हाँ सर, अलवर से जा रहे थे। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? करौली बाग पे हुआ है, सदर थाने में आता है। ये निसार क्या काम करता है? निसार वो पढ़ता था 12वीं क्लास में और ये जुबैर खान है जो जमींदार करता है। टक्कर किसने मारी? कोई गाड़ी बता रहे हैं 407। फरार हो गया फिर वो? हाँ, वो गाड़ी वाला भाग गया, बाकी गाड़ी है जो पुलिस ने बरामद कर ली है। किसमें थे ये? धौलपुर के सरमथुरा में विद्युत चोरों के खिलाफ सरमथुरा डिस्कॉम के अधिकारियों की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई। कार्रवाई से इलाके में बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। डिस्कॉम की जंबो टीम ने उपखंड मुख्यालय के कई मोहल्लों में कार्रवाई कर करीब 200 से अधिक डंपर उतारे हैं। ANPS जादौन ने कनेक्शन करवाने के लिए लोगों को समझाया, तो इस दौरान चेतावनी भी दी गई कि दुकानों सहित घरों में लोग कनेक्शन लें, नहीं तो VCR भरकर जुर्माना वसूला जाएगा। हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत संत शिरोमणि जानकीदास आश्रम दयाल डूंगरी में एक भव्य वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम भावपूर्ण पहल के तहत बड़ी संख्या में संत, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, विद्यार्थी और पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया और हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जानकीदास आश्रम दयाल डूंगरी परिसर की 10 बीघा में पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व संत सूरदास महाराज ने किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को प्रकृति से जुड़ने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के जंबा रामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वार्ड 27 से पंचायत समिति सदस्य पद पर उपचुनाव में चला विधायक महेंद्र पाल का डंका। जी हां, भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लाटा ने कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष शर्मा को मात दी है। 757 वोटों के बड़े अंतराल से कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया है। जीत की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल भी देखा गया। विधायक महेंद्र पाल ने खुद संभाल रखी थी चुनाव की कमान। मतदाताओं ने भाजपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर भरोसा जताया है। तो देखिए, 757 वोटों के बड़े अंतराल से कांग्रेस प्रत्याशी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव में विधायक महेंद्र पाल का डंका चला और देखिए अब जो भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा समर्थक, उनमें जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। खुशी की जो है एक तरीके से लहर दौड़ पड़ी है इन कार्यकर्ताओं में, इन समर्थकों में। तो मतदाताओं ने भाजपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर भरोसा जताते हुए बीजेपी प्रत्याशी को जीत का सेहरा पहनाया। जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं, भदवासिया इलाके के दधिमती नगर में आग लगी है। बैटरी व्हीकल में अचानक से आग लग गई। अचानक धुआं उठता देख मोहल्ले वालों ने सूझबूझ से काम लिया, सूझबूझ दिखाई आग पर काबू पाया और जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फायर ब्रिगेड के समय पर नहीं पहुंचने पर मोहल्ले वासियों में नाराजगी भी देखी गई। तो देखिए, भदवासिया इलाके के दधिमती नगर में आग लगी अचानक से। बैटरी व्हीकल में अचानक आग लगी है। आग पर किसी तरह जो लोग हैं, जो रहवासी हैं वहाँ के, उन्होंने काबू पाया, लेकिन वहीं फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची, जिसके चलते नाराजगी भी जाहिर की।
बदवासिया इलाके के दधीमती की ये घटना, जहां पर एक बैटरी व्हीकल में आग लग गई। आग पर किसी तरह से ग्रामीणों की सूझबूझ से, वहां के रहवासियों की सूझबूझ से काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बैटरी व्हीकल में अचानक से आग लग गई। हालांकि देखिए, जो लोग हैं उनकी सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बाड़मेर जैसलमेर पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन पर बालोतरा वीर तेजाजी मार्केट बंद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कर्नल सोनाराम चौधरी की आज मोहनगढ़ जैसलमेर में शव यात्रा निकाली जाएगी। सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। वीर तेजाजी मार्केट स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कई मंत्री और पूर्व मंत्री सहित वरिष्ठ नेता कर्नल सोनाराम चौधरी की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे।